Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 36. Sentences with words behind, in front of and below. इन अल्फाज या हुरूफ की तफसीलात इंशाल्लाह इस सबक में हम पढ़ेंगे और कुछ नए अल्फाज जो आपके सबक में आएंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर भी याद करते चलें। अतिफ्लू बच्चे को कहते हैं, चाइल्ड को कहते हैं। तिफलानी दो बच्चों को। आनी लगने से कोई भी एक इस्म जो है वो डुअल पेयर फॉर्म में तब्दील हो जाता है, आपको मालूम है। अल अतफाल ये ब्रोकन प्लूरल है और इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे, मोर देन 2 चिल्ड्रन। अरबी में जमा बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए मोर देन 2 का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी 2 से ज्यादा। और आखिरी लफ्ज है अल विसादतु, विसादा। विसादा याद रखिएगा, विसादा माने पिलो या तकिया। और यहाँ कुछ और भी अल्फाज हैं। वराआ बिहाइंड यानी पीछे, खल्फा बिहाइंड यानी पीछे। वराआ भी और खल्फा भी दोनों हम माने अल्फाज हैं, दोनों का मतलब है पीछे। अमामा इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, अमामा मीन्स सामने, तहता मीन्स बिलो यानी नीचे, अंडर। बाजी इससे पहले वाली स्लाइड थोड़ा पीछे कर दीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाए इससे। हाँ अच्छा अच्छा। जज़ाकल्लाह, अतिफ्लू हो गया। अल विसादा, वराआ खल्फा अमामा तहता। तो ये जो है डायरेक्शंस हैं असल में, ऊपर नीचे आगे पीछे। सिम्त जिहत या डायरेक्शंस को इन अल्फाज से समझा जाता है। वरा खल्फा पीछे, अमामा सामने, तहता नीचे। The nouns after these words are in the genitive case. ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन अरबी के बारे में बता रहे हैं कि अरबी जबान में अगर ये अल्फाज मिलें जो उमूमन कुरान मजीद में आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका ये खास कायदा है इन अल्फाज का। वराआ खल्फा अमामा तहता, इनके बाद जो भी लफ्ज इस्तेमाल होगा वो जेनेटिव केस में आएगा। इंग्लिश का जेनेटिव केस अरबी के जेर जैसा मान सकते हैं आप, कि यानी नेक्स्ट जो भी लफ्ज होगा उस पर जेर ही आएगा, वो जेनेटिव केस में होगा, जेर आएगा, या आप कह सकते हैं कि वो मुजाफे इलई होगा। खुशखबरी है आप लोग के लिए कि आज के सबक में हम नया सबक पढ़ेंगे और साथ में इसी सबक के ताल्लुक से पिछले एक सबक का रिवीजन भी करेंगे। दे विल गेट अ कसरा। कसरा मीन्स जेर। जेनेटिव केस का मतलब ये है कि अगर वराआ के बाद कोई भी लफ्ज आप कुरान मजीद में देखेंगी तो जेनेटिव केस में होगा, मतलब जेर होगा उसके नीचे और उसका वो मुजाफे इलई भी होगा। पहले कुछ जुमले देख लेते हैं फिर तफसील की तरफ चलते हैं। अल बाजी अतफालू, जी पूछिए। हुरूफे ज़ेर रखेगा, हुरूफे जर, हाँ ज़ेर होगा। जेर होगा बस, ये हुरूफे जर का यहाँ कोई दखल नहीं है, यहाँ कोई उसका बयान नहीं। जेर जी होना अलग, हुरूफ जर है अला मिन फी, वो अलग बयान है। ठीक है, अभी तफसीलात आएंगी तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले हम ये जुमले पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह वो तफसीलात पेश करेंगे। अल अतफालू, मैम जी अगर थोड़ा सा पॉसिबल हो तो स्पीड कम कर लीजिए, मुझे आज पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है स्पीड आज आज आपकी ज्यादा तेज है या मेरी है 2 रुपए के। जी आपके आपके में हो सकता है, बाकी लोग भी बताइए जरा, क्या आप लोग डॉक्टर शाहीन की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे बोलने में बहुत तेजी है क्या? जी बाजी यार है पता नहीं, नहीं मैम। चलिए मिले जुले जवाब आ रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, ये पहला सेंटेंस है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तफसीलात बाद में आएंगी। तो बहरहाल आपकी राय को बेहतर है, आपकी राय मानते हुए अब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहे हैं। जुमला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अतफालू यानी बहुत सारे बच्चे। वराआ, वराआ का क्या मतलब पढ़ा था आप लोगों ने पीछे? सामने।
वराअ पीछे, बिहाइंड। हाँ जी, वराअ माने पीछे, अल अतफालु बच्चे, वराअ पीछे हैं, अल मुअल्लिमी मुअल्लिम के यानी टीचर के, बच्चे टीचर के पीछे हैं। अब यहाँ पर हमें वराअ को हम पढ़ रहे हैं। आज का सबक जो है वो वराअ लफ्ज के ताल्लुक से हमने ये बताया था कि अगर कहीं कुरान मजीद में आपको वराअ नजर आएगा तो उसके नेक्स्ट वर्ड पर आप देखेंगे जेर आएगा, और यहाँ अल मुअल्लिमी नेक्स्ट वर्ड है वराअ का, उसके नीचे जेर है। इंग्लिश में वहाँ हमने बताया था कि ये हमेशा जेनेटिव केस में होगा, दैट्स मीन के उसके नीचे जेर होगा। उसका एक मतलब ये है कि उसके नीचे जेर होगा। दूसरा मतलब आप ये समझ सकती हैं, वराअ मुजाफ, अल मुअल्लिमी मुजाफे इलैह। अब आप यूं समझिए कि वराअ माने पीछे, अल मुअल्लिमी टीचर, टीचर के पीछे। जब कोई दो लफ्ज उर्दू में ऐसे आए कि उनके बीच में का, की, के हो, जैसे इस जुमले में वराअल मुअल्लिमी, मुअल्लिम के पीछे। अब मुअल्लिम और पीछे के बीच में के है। जब किसी दो लफ्ज के बीच में के आए, का आए या की आए उर्दू में, अरबी में नहीं उर्दू में, तो वो दो लफ्ज मुजाफ मुजाफे इलैहि होते हैं। अरबी में तरतीब उनकी पलटी भी होती है, मतलब वराअ आप अरबी में पहला लिखा देख रहे हैं लेकिन तर्जमा आप इसका बाद में करेंगे। मुअल्लिमी बाद में लिखा हुआ है अरबी में, उर्दू में तर्जमा बाद में करेंगी। वराअल मुअल्लिमी, मुअल्लिम के पीछे। ये हम कुछ चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं मुजाफ मुजाफे इलैहि के ताल्लुक से, लेकिन यहाँ पर जो आपको खास बात बतानी है वो ये है कि जितने भी डायरेक्शंस के नाम हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, या मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, जो डायरेक्शंस सिमतों को, जिहतों को बताते हैं, ऐसे लफ्ज हमेशा मुजाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं। मुजाफ क्या है? मुजाफ एक ऐसा लफ्ज है जिस पर कभी ना तो शुरू में अलिफ लाम आता है और ना कभी तनवीन आती है आखिर में। वराअ को आप देखिए, ना ही तो अलिफ लाम है और ना ही इसके आखिर में तनवीन है। हालांकि अरबी में दो हाल में से एक हाल जरूर होता है, या तो शुरू में अलिफ लाम होता है किसी भी लफ्ज के, या आखिर में तनवीन होती है। आप उससे पहले वाले लफ्ज को देख सकती हैं, अल अतफालु में अलिफ लाम लगा हुआ है। इसी तरह वरा के बाद वाले लफ्ज पे भी देख सकती हैं, अल मुअल्लिमी, अल लगा हुआ है। मतलब किसी भी लफ्ज को दो कंडीशन में ही देखा जाता है इस्म होने की वजह से, या तो शुरू में अलिफ लाम या आखिर में तनवीन। लेकिन वराअ एक इस्म तो है, एक नाम तो है, एक नाउन तो है, लेकिन उसमें दोनों ही बातें नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं। ऐसा कोई भी लफ्ज अरबी में आम तौर पर मुजाफ होता है, और मुजाफ का मतलब ये है कि जहां भी मुजाफ आएगा पहली पहचान ये कि उस पर एक ही हरकत होगी। जैसे वरा आ पर जबर है, हमजा पर, वरा आ के आखिरी हर्फ हमजा पर जबर है। दूसरी बात ये कि इसके बाद जो लफ्ज आता है वो मुजाफे इलैहि होता है और उस पर हमेशा जेर होता है। मुजाफ मुजाफे इलैहि का तर्जमा करने के लिए वो अरबी की तरतीब बदलकर काकी की के साथ तर्जमा करते हैं। अल अतफालु वराअल मुअल्लिमी, बच्चे मुअल्लिम या टीचर या उस्ताद के पीछे हैं। The children are behind the teacher. नेक्स्ट जुमला है अल वलदू खल्फल बाबी। अल वलदू लड़का, खल्फा माने क्या था तो बताइए? पीछे। पीछे। अल वलदू खल्फल बाबी, लड़का दरवाजे के पीछे है। बाबुन हम पढ़ चुके हैं पहले किसी सबक में, लड़का दरवाजे के पीछे है। इस सबक में हम ट्रांसलेशन के साथ ये जान रहे हैं कि खल्फा एक सिमत या डायरेक्शन का नाम है, और ऐसे कोई भी अल्फाज जो सिमत या जहत को बताएं
ظرف مکان کہلاتے ہیں، یا آپ انہیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہمیشہ مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں. ان کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، جینیٹو کیس میں ہوگا، یعنی زیر کے ساتھ ہوگا. خلف البابی، دروازے کے پیچھے، لڑکا دروازے کے پیچھے ہے. نیکسٹ ہے البیتو خلف المسجدی. اس کا ترجمہ کوئی کریے اگر کسی کو آ رہا ہو تو پلیز. البیتو خلف المسجدی. گھر مسجد کے پیچھے ہے. گھر مسجد کے پیچھے. جی سسٹر فاطمہ، البیتو مانے گھر ہے. البیتو گھر، خلفی مسجد کے پیچھے ہے. تو یاد رکھیے ترجمہ کرتے وقت ہم مضاف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن عربی میں مضاف پہلے لکھتے ہیں. یہ تفصیل یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اچھا بتائیے، جو خلفہ ہے یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. یہ مطلب پلیس کو بتاتا ہے، ایڈورب آف پلیس ہے. جو بھی پلیس کو، ڈائریکشنز کو، سمت، جہتوں کو بتائیں وہ مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں. زید امام المعلمی، زید معلم کے آگے ہیں یا سامنے ہیں. زید امام المعلمی، زید معلم کے یا ٹیچر کے سامنے ہیں. امام means سامنے یا آگے. جلسہ المعلم امام المدیر، یا اس کو ایسے پڑھ لیجئے جلس المعلم امام المدیری. جلسہ، آپ میں سے کوئی بتا سکتے کہ لفظ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا کچھ اور؟ فعل ہے. یہ فعل ہے. فعل ہے. اچھا، تو سسٹر اقرا آپ کو کیسے پتا چلا یہ فعل ہے؟ کیونکہ اس میں اقرا 3 حرف ہیں اور اسٹارٹنگ اور لاسٹ کے حرف پہ زبر لگا. ماشاء اللہ. اچھا ایک بات اور بتا دیجئے، اگر یہ فعل ہے جو آپ بتا رہی ہیں ٹھیک بھی ہے، یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ مطلب پاسٹ ٹینس ہے یا فعل جی مضارع. ماضی ہے. یہ ماضی ہے. تینوں پہ فتح آ رہا ہے. فعل ماضی ہے. ماضی مطلب پاسٹ ٹینس. جی نام میں کنفیوز ہو رہی ہیں شاید. ماضی کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو، گزرے ہوئے زمانے کو. تو جلسہ وہ بیٹھا. اب معلم ہے یہاں پر تو وہ بیٹھا ترجمہ نہیں کریں گے. جب نہیں ہوتا ہے تو وہ لگاتے ہیں ہم، اور اگر آگے فائل ہے، موجود ہے ڈوئر، تو پھر ہم معلم بیٹھے امام المدیری، پرنسپل کے سامنے یا پرنسپل کے پاس. سامنے بہتر ہے. جلس المعلم، ٹیچر بیٹھے پرنسپل کے سامنے. یہاں پر امام کو اگر آپ دیکھیں گے، امامہ جو ہے وہ پلیس کو ڈیفائن کر رہا ہے. ایسے الفاظ جو کسی جگہ کی کو بتائیں، جو ایڈورب آف پلیس الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عربی میں مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک لفظ اور آتا ہے جس سے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور اس کے نیچے زیر آتا ہے. اب یہاں پر یہ کہہ سکتی ہیں کہ امامہ جو ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ اس پر ہمیشہ ایک ہی حرکت آئے گی مضاف ہونے کی وجہ سے، اور مضاف کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، مضاف ہمیشہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے. القط تحت السیارتی، القط، یہ آپ لفظ پڑھ چکے ہیں، کسی کو اس کا میننگ آ رہا ہے؟ القط بلی باجی. بل. گاڑی کے نیچے ہے. ہاں تھوڑا سا کریکشن ہے، کوئی اور کرے تو بہت اچھا رہے گا. القط تحت السیارتی. گاڑی کے نیچے بلی ہے. بلی گاڑی کے نیچے ہے. بلی گاڑی کے نیچے ہے، گاڑی کے نیچے بلی ہے، بلی بلی نیچے ہے گاڑی کے. سب کا مطلب ایک ہی ہے، پھر بھی ایک کریکشن ہے. دیکھتے ہیں کون کرتا ہے. پلیز دور اندیشی کی ضرورت ہے، اور سے دیکھیے ذرا. القطو کا مطلب ہے بلا. اگر یہ بلی ہوتی قطتو ہوتا، مطلب فیمیل کیٹ اگر ہوتی تو آخر میں گولتا ہوتا. یہاں ہے القط بلا تحت السیارتی، گاڑی کے نیچے ہے.
यहाँ पर तहता को अगर आप देखेंगी ये ज़र्फ़ मकान है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी जो वो अल्फाज हैं जो किसी जगह या सिमत को बताते हैं और ये हमेशा मुजाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं। इनके बाद वाला लफ्ज मुजाफे इलैहि होता है। अल मिफ्ताहु तहतल विसादती, मिफ्ताह चाबी को कहते हैं। तर्जुमा कीजिए जरा। अल मिफ्ताहु तहतल विसादती, विसादा। चाबी तकिए के नीचे है। माशाअल्लाह सुमैया, परफेक्ट। चाबी तकिए के नीचे है। यहाँ पर इस स्लाइड में हम क्या पढ़ रहे हैं? तख्ता के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये ज़र्फ़ मकान है। इन अल्फाजों को ज़र्फ़ मकान कहते हैं जो किसी डायरेक्शन को बताते हैं, मुज़ाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं। मुज़ाफ हमेशा अपने मुज़ाफिले के साथ आता है, मुज़ाफिले पर ज़ेर होता है, अलविसादा पर ज़ेर है। ये वो सब तो थोड़ी आसान मिसालें थी। यहाँ थोड़ा सा इस मिसाल में एक कॉम्प्लेक्स है। ये लिखा हुम अमामका। अब सबसे पहले तो कोई भी इसका अगर किसी को तर्जमा आ रहा हो तो तर्जमा कीजिए जरा। हुम अमामका, कोई कोशिश कर सकती हैं? हुम माने वो सब मर्द, अमामा मीन्स वो सब आपके सामने है। वो सब आपके सामने है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। वो सब आपके सामने है। का माने आपके, और तेरे भी हो सकता है। का जो है फॉर सिंगुलर मेल पर्सन के लिए कहा जाता है, बोला जाता है। हुम अमामा का, वो आपके सामने है, वो तेरे सामने है। तो यहाँ पर अब आप एक दूसरा सवाल है, आप लोग बताइए हुम अमामा का ये कितने अल्फाज हैं? हर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, कितने अल्फाज हैं, कितने लफ्ज इस जुमले के अंदर हैं? कोई बताइए जरा। हाँ जी, मैं हो गया था, सबके यहाँ तो नहीं हुआ था अभी भी। जी, कितने अल्फाज हैं पहले ये बताना है। बताइए, कुछ भी जवाब दीजिए जो भी समझ में आ रहा है। एक है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। दो हैं, दो हैं। दो हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे रहे। आपका जवाब सही या गलत हो सकता है, कोशिश कीजिए प्लीज। कितने अल्फाज हैं ये? आप लोग को भी लगता है दो हैं? बाजी 3 है। तीन हैं। और कोई आंसर है किसी का? सिस्टर फौजिया का जवाब ठीक है। सिस्टर फौजिया, आप बता सकती हैं किस तरह ये तीन अल्फाज आप? बाजी एक हुम हो गया, एक इमामा हो गया, और थर्ड का हो गया। वेरी गुड। एक हुम हो गया जिसके बारे में तफसील आप पढ़ चुकी हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, का कुमा अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। हुम तो आप पढ़ चुकी हैं, ये एक लफ्ज है। अमाम, अमामा आती के सबक में आपने पढ़ा कि अमामा एक लफ्ज है, तो ये दो लफ्ज हो गए। का के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, और या ना, ये भी गर्दान हम पढ़ चुके हैं। डिटैच प्रोनाउन है ये। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप इस तरह भी मैम, काउंट हम कर सकते। रूट वर्ड समझ के दो बोल के बैठ गए और फिर सोच रहे हैं कि आपको हम जवाब दें या ना दें, इसका फिर कंफ्यूज हो गए थोड़ा। जी, तो हुम एक लफ्ज, अमामा दो लफ्ज, और का तीन लफ्ज। ये तीन जी लफ्जों से बना है। और लिखाई कितनी कम है, हुरूफ कितने कम है, और जुमला कितना लंबा है, ये देखिए। वो सब मर्द आपके सामने हैं। तो बहरहाल हुम अमामा का, ये अमामा को हम असल में यहाँ पढ़ रहे हैं जो ज़र्फ़े मकान है, डायरेक्शन या सिमत या जगह को बता रहा है। अभी तक की मिसालों में हमने अलग अलग देखा था, अब हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे लफ्ज के साथ अटैच्ड होकर ये लिखा जा रहा है। तो ये कभी कभी अटैच फॉर्म में भी आएंगे, और अटैच होने की हालत में आप जो जमाइर हैं, हा हुमा हुम, अमा महू भी हो सकता है, अमा महा भी हो सकता है, अमा महूम भी हो सकता है। तो वो जो भी आगे जुड़ा होगा, यहाँ पर का जुड़ा है तो आपके सामने है। अमा मकी होता तो आप एक औरत के सामने हैं। और अगर अमा कुम होता, कोई तर्जमा करेगा? हुम अमा मकुम, इसका तर्जमा क्या होगा? कोई कीजिए प्लीज। हुम अमा मकुम, का की जगह अगर कुम होता तो फिर तर्जमा क्या होता? आप सब मर्दों के सामने।
लोगों के सामने होते। माशाल्लाह सिस्टर जकिया ने और सिस्टर कहकशा का जवाब ठीक है। हुम अमामकुम, वो सब, अमामकुम आपके सामने। तो अमामा का इस्तेमाल हमने दो तरह देखा कि ये अटैच भी आता है और डिटैच्ड भी आता है। डिटैच माने अलग लिखा हो दूसरा बाद वाला लफ्ज, यानी इसका मुजाफे इलैहि बाद में भी लिखा हो सकता है अलग, सॉरी, और इसका मुजाफे इलैहि इसके साथ भी हो सकता है। जब भी ये लफ्ज आएगा अमामा, कभी भी अकेला नहीं आएगा, क्योंकि ये मुजाफ होता है और मुजाफ के बाद मुजाफे इलैहि जरूर आता है। मुजाफे इलैहि आने की दो सूरतें हैं, या तो उसी में जुड़ा हुआ आएगा अटैच्ड, या फिर अलग आएगा डिटैच्ड। अगर अटैच्ड आएगा तो वो जमाइर होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, हा हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, ची कुमा कुन्ना, छोटिया और नून अलिफ ज़बर ना। ये हम लोगों ने पीछे किसी सबक में पढ़ा है, इंशाल्लाह रिवीजन में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ से क्लास का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, जो हमने सोचा है कि ये भी शामिल करें। यहाँ से पहले हम इसको रीड कर रहे हैं, फिर आप में से वन बाय वन सबको रीड करना होगा ताकि अरबी पढ़नी आ जाए। अभी तक सिर्फ आप लोग सुन के क्लास करते हैं, तो पहले हम पढ़ रहे हैं, फिर आप में से कोई पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्नबू अखी, अर्नबू यानी खरगोश या रैबिट, अखी मेरे भाई का, अखुन माने भाई, और छोटी या लगने से मेरा, मेरी, मेरे का तर्जमा होता है। अखी मेरे भाई का खरगोश। अखी का अखी बाद में लिखा है, अखी में भी या बाद में है, छोटी या। अखुन पहले है, जब जोड़ा तो वो अखी हो गया। तर्जमा कैसे कर रहे हैं, पहले छोटी या का मेरे, फिर अखुन का मेरे भाई, फिर अर्नब का मेरे भाई का खरगोश। टाइटल है इस सबक का। इंदा अखी, मेरे पास एक खरगोश है। इंदा अखी अर्नबू, इंदा अखी मेरे भाई के पास, इंदा माने पास, अखी मेरे भाई के, अर्नबू एक खरगोश है, सगीरुन छोटा। इंदा अखी अर्नबुन सगीरुन, मेरे भाई के पास एक छोटा खरगोश है। लौनुहु, लौनु माने रंग, हु माने उसका, लौनुहु उसका रंग या उसका कलर, अबयजु सफेद है। यईशु फिल मज़राअती, यईशु वो रहता है, यस्जुदु वो सजदा करता है, याकुलु वो खाता है, यक्तुबु वो लिखता है, यईशु वो रहता है। आशा यईशु माने जिंदगी गुजारना, कहते हैं ना बड़े ऐशो इशरत से गुजर रही है। तो यईशु वो रहता है, फिल मज़राअती खेत में। मज़रा खेत भी हो सकता है या फार्म भी हो सकता है, फार्म हाउस जिस जो बनाते हैं इस तरह खेत को भी आप कह सकते हैं और फार्म हाउस भी कह सकते हैं। यईशु फिल मज़राअती, और वो फार्म पर रहता है या खेत पर रहता है। मज़रा खेत। याकुलुल खुस्सा वल जज़रा, याकुलु वो खाता है, खुस्सा लेटस या पत्ते, वल जज़रा और गाजर, वो पत्ते और गाजर खाता है। बस ये एक छोटा सा सबक है। इस सबक की आप सबको रीडिंग करनी है ताकि आप लोग को अरबी पढ़नी आ जाए। तो हैंड रेस कीजिए, आप में से सबसे पहले कौन पढ़ेगा, फिर हम उसी हिसाब से आप लोगों से पढ़वाएंगे। बहुत छोटे छोटे सबक हैं जो रीडिंग के लिए टीम ने तैयार किए हैं। प्लीज हैंड रेस कीजिए। माशाअल्लाह सिस्टर कहकशा आप पढ़िए। बाकी लोग भी please। अर्नबू, अर्नबू आखी खरगोश मेरे, अर्नबू आखी खरगोश मेरे भाई का। इंदा आखी अर्नबू सगीरुन, पास है मेरे भाई के एक खरगोश छोटा। लौनुहु और उसका रंग, अबयदु सफेद है। यईशु फिल मज़रा, वो रहता है खेत में। मजीद दूसरा नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ, याकुलुल खुस्सु वल जररा, खुस्सा, जजरा, जजरा, हाँ, वो खाता है घास या पत्ते। गाजर, जज़रा मीन गाजर, जजरा, और गाजर। और कोई
اگر آپ کو ٹرانسلیشن نہیں بھی آتا ہے تو صرف ریڈنگ کرنی آنی چاہیے. کوئی اور پلیز کیجیے, ہینڈ ریز کیجیے. ہم نام لیں یا آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے, بڑی عجیب بات ہے. جی سسٹر سمیحہ جی. جی میم السلام علیکم. اندہ میں پڑھ رہی تھی. عند أخي أرنب صغير لونه أبيض يعيش في المزرعة مزرعة يأكل الخس والجزر. ماشاء اللہ. سسٹر زکیہ اب آپ پڑھیے. اندہ عقی ارنب صغیر، میرے بھائی کے پاس چھوٹا خرگوش ہے. لونہ ابیض، اس کا رنگ سفید ہے. اچھا. یعیشو فی المزرعتی، وہ کھیت میں رہتا ہے. یا کل الفصا والجزر، وہ پتے اور گاجر کھاتا ہے. ماشاء اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. اور کوئی کرنا چاہیں گی؟ انم سسٹر فاطمہ آپ کیجیے. چلیے دیکھیے ہم نے یہ اس بار سے کیا ہے. ہم ہینڈ ریز رہے گا تو پتہ چلے گا، ورنہ پتہ نہیں چلتا کون کون کہہ رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں. میں پڑھوں؟ اچھا ہینڈ ریز ہوتا ہے تو وہ ہماری اسکرین پر آ جاتا ہے. میں پڑھوں اگر کہتے ہیں تو پھر ہم نہیں آتا ہے. اور وہ آپ اصل میں ہاں اب آیا وہ ہینڈریز نہیں دیکھ. جی ڈاکٹر شاہین آپ پڑھیے. جی جی ابا ہم پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر آواز شاہین نہیں پڑھ. آپ لیٹ ہیں سسٹر فاطمہ، اتنا دیر ریکارڈنگ میں رہے گا تو مناسب نہیں ہے. ابا آواز نہیں آئی تھی. پڑھیے چلیے پڑھیے. عند آخی ارنب صغیر، میرے بھائی کے پاس چھوٹا خرگوش ہے. لونہ ابیض، اس کا رنگ سفید ہے. یعیشو فی المزرعۃ، وہ کھیت میں رہتا ہے. یأکل خشا خصہ والجزر. خصہ خصہ. جی والجزر، جی وہ کھاتا ہے گھاس اور گاجر. جی وہ لیٹس ہوتا ہے، گوبھی کے پتے آپ کہہ سکتی ہیں، بند گوبھی پتے یا گاجر. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہین آپ پڑھیے جلدی سے. عند اخی ارنب صغیر لونہ ابیض یعیش فی المزرعۃ یاکل الخس والجزر. والجزر. چلیے اس سے پریکٹس ہوگی اور تھوڑی سی آپ لوگ کی بھی جو جھجک ہے وہ کھلے گی. ہم نے سوچا ہے ایک چھوٹا چھوٹا سبق ہر بار انشاءاللہ ریڈنگ پارٹ بھی رکھیں اور اس میں آپ کو ٹرانسلیشن سکھائیں. تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا. اس کا ہوم ورک یہ ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتی ہیں، ہم تھوڑی دیر اسکرین پر لگا رہے ہیں. اگر آپ کو ٹرانسلیشن میں کوئی پریشانی ہو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ایٹ مائی بردرز پلیس دیر از اے اسمال ریبٹ. میرے بھائی کے پاس ایک چھوٹا خرگوش ہے. پھر نیکسٹ ہے لونہ ابیض، اس کلر از وائٹ، اس کا رنگ سفید ہے. اور لفظ کے حساب سے بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، مطلب ورڈ ٹو ورڈ میننگ بھی ہے. یعیشو فی المزرعہ، وہ فارم میں رہتا ہے یا وہ کھیت میں رہتا ہے. اٹ لیوز ان دا فارم. نیکسٹ ہے یاکل الخس والجزر، وہ لیٹس یا گاجر کھاتا ہے. یاکل وہ کھاتا ہے لیٹس یا گوبھی کے پتے یا پتے، والجزر اور گاجر. ماذا، اچھا اسی کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں جو ہم آج نہیں پوچھیں گے، نیکسٹ پہ پوچھیں گے اسی سٹوری کے تعلق سے. اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں اس سبق کو اور اس کا ٹرانسلیشن بھی لکھیں. اپنی ایک کاپی بنا لیجئے.
चाहे तो भेज दीजिए इसका ट्रांसलेशन लिखकर, उर्दू में या जो भी आपकी प्रेफर लैंग्वेज है उसमें आप भेज सकते हैं। इंशाल्लाह इससे भी फायदा होगा। मैम और पहले आप वाली जो स्लाइड थी वो रह गई स्क्रीनशॉट, जो स्क्रीनशॉट आप की पढ़ा। जरूरत, ये रिकॉर्डेड लेसन है, इसके लिए परेशान मत होइए क्योंकि टाइम जो है वो रन कर रहा है और किसी भी टाइम मीटिंग ऑफ हो सकती है। इसलिए ये बताना है कि ये इसको आप लिख लीजिए, इसका तर्जुमा लिख लीजिए। इसी के ताल्लुक से, इस सबक के ताल्लुक से कुछ सवालात हम आइंदा करेंगे अरबी में, और इंशाल्लाह उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जो लिख कर पढ़ा है उससे क्या फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ सब लोग कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने हमें गर्दान लिखकर भेजी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन लोगों ने भेजी है। अभी मेरे ख्याल से सुमैया रह गई हैं मुजारे की गर्दान भेजने से, और शायद एक और कोई रह- जी, मेरा तो आप लोग भी हमने भी नहीं भेजी अभी। बाजी भेज नहीं, देंगे इंशाल्लाह। अब मैं फ्री आज हुई भेज हूँ। देंगे। जी जी, आज कल जब भी आपके पास मौका हो भेज दीजिए। यहाँ पर हमें का मकसद नहीं है, लेकिन ये है कि वो हम बहुत मुख्तसर चीजें आपसे लिखवाते हैं, वही जरूरी चीजें लिखवाते हैं। वरना अरबी पढ़ाई में तो आप देखेंगे इतनी इतनी कॉपियां बनती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम वो जरूरी चीजें लिखवा रहे हैं जिसको आप करके ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। अच्छा, अब मीटिंग एंड होगी, इसको क्लास का इख्तिताम समझा जाए। इंशाल्लाह सैटरडे में हम कुछ सवालात के साथ एक रिवीजन का भी हिस्सा इंशाल्लाह रखेंगे। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, जैसे हमने आज रीडिंग पार्ट रखा है, अगर आपके पास बेहतर मशवरे हैं क्लास को अच्छा बनाने के लिए तो आप लोग भी पेश कीजिए और ज़रा अपना फीडबैक दीजिए कि क्या आपको ये जो पार्ट हमने ऐड किया है ये बेहतर लगा है, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी अब 50-50 हो गया है, वरना आप लोग का 20% रहता है। बताइए जरा। जी आप जी मैम, बहुत अच्छा है, अच्छा। दोनों जी अच्छा है। जी, उसमें यह है कि अगर आप सिर्फ अरबी पढ़ सकते हैं तो अरबी रीडिंग कीजिए, और अगर ट्रांसलेशन के साथ पढ़ सकते हैं तो ट्रांसलेशन के साथ कीजिए। और जब हम कमिंग डे पर आएंगे इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें सब कोशिश ये करें कि इसको हम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ सकें। एक बार इस कहानी को जरूर पढ़कर आएं। सबक का आज का खुलासा ये है कि आज हमने ज़र्फ़ मकान पढ़े, जो अमामा, वरा, खल्फा, तहता। वरा खल्फा माने पीछे, अमामा माने सामने, और तहता माने नीचे। ये तमाम ज़र्फ़ मकान कहलाते हैं या एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं, जिसका मतलब ये है कुरान मजीद में ये मुज़ाफ की जगह इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ना इस पे अलिफ लाम आता है ना डबल हरकत आती है, यानी सिंगल हरकत, लाइट हरकत आती है। इन सभी मिसालों में आपने ज़बर के साथ देखा और ये मुज़ाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो भी लफ्ज़ होगा वो मुज़ाफ इलैहि होगा। मुज़ाफ हमेशा मुज़ाफ इलैहि के साथ आता है। और इसकी भी दो सूरतें देखी कि मुज़ाफ इलैहि या तो अटैच फॉर्म में होगा या डिटैच्ड में होगा। डिटैच्ड में पढ़ना समझना आसान होता है। अटैच्ड में ये कि ज़मीर जो अटैच ज़मीरें होती हैं, हा हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, छोटिया और नून अलिफ ज़बर ना, ये आप वरा खल्फा ताता के साथ जुड़ा देखेंगे और अकॉर्डिंगली तर्जमा करेंगे। अगर का है तो तेरा, अमामा का तेरे सामने, अमामा की तू एक लड़की के सामने, अमामहू उस एक मर्द के सामने, अमामहा उस एक औरत के सामने। जो भी गर्दान के हिसाब से, सीखे के हिसाब से ज़मीर अटैच्ड होगी उसी हिसाब से तर्जमा भी करेंगे। और तर्जमा करते वक्त ख्याल रखेंगे इन अल्फाज का तर्जमा बाद में करेंगे, मुज़ाफ इलैहि का पहले करेंगे। उर्दू में पहचान ये होती है कि किन्हीं दो लफ्ज़ों के बीच में का के की आ रहा हो, वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होते हैं, उसकी अरबी बनाते वक्त तरतीब को पलटते हैं। ये आज के सबक का खुलासा है। ठीक है, इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सवालात हो अस्सलाम तो आप लोग। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम।